सिर्फ 100 करोड़ रुपया लेके भागा था। नहीं, वो लेके भागा था और मुझे भी मालूम था। बहुत कंसर्न है लोगों को कि फिनटेक से बहुत डिसरप्शन होने वाला है। अभी लाइफ में ना पैसा होता है ना, वहाँ लालच बहुत होता है और चोर डकैत आ ही जाते हैं। तो पहले चोर डकैतों से हम जैसे लोग कैसे दूर रहें वो समझाइए। बिकॉज करंट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं हम का, हाँ, सेविंग्स जिसको बोलते हैं सा, सेविंग्स Yeah. अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट टिपिकली एक इंडियन समझता होगा जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, हाँ, एफडी। नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बार कहता हूँ कि एफ फॉर फाइनेंशियल्स, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 25 से 30% आपका पोर्टफोलियो फाइनेंशियल्स में रहना चाहिए। तो उसी सिलसिले में आपको मैं आज एक अपने बहुत घनिष्ठ मित्र से मिलाऊंगा। उनका नाम है अपरिजित भंडारकर। करियर बैंकर हैं, न्यूयॉर्क NYU स्टर्न से उन्होंने MBA किया है, बड़े बड़े बैंकों में काम किया है और आज के दिन इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट वेंचर कैपिटल फर्म चलाते हैं। कमाल की फिनटेक कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। नमस्कार अपरिजित। नमस्कार वेलकम अजय, एंड शुक्रिया मुझे आपके पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। इट्स ऑनेस्टली माई प्लेजर एंड यू बीन सच अ डियर फ्रेंड, सो बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत कंसर्न है लोगों को कि फिनटेक से बहुत डिसरप्शन होने वाला है और नई नई फिनटेक्स आ रही हैं। तो कुछ आपका एक्सपीरियंस फिनटेक इन्वेस्टिंग के लेके बताइए कि क्या चल रहा है, कितनी इन्वेस्टिंग आ रही है, किस तरह के आइडियाज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ आप एक्साइटेड हैं? तो फिनटेक, पहले तो मैं 1 मिनट लेके एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फिनटेक ये चीज़ इसका मतलब क्या है। तो पहले तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि फाइनेंस जो है इसमें 3-4 वर्टिकल्स है। एक तो है बैंकिंग है या लेंडिंग है, जो बैंक्स होते हैं या इंडिया में उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटीज कॉर्पोरेशंस कहते हैं, जो NBFCs जो वर्ड यूज करते हैं, जो ज़्यादा करके लेंडिंग करते हैं। बैंक्स डिपॉजिट्स भी लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बिजनेस होती है इंश्योरेंस होती है, जो आपको लाइफ इंश्योरेंस देती है, हेल्थ इंश्योरेंस देती है, कार की वगैरह एसेट्स की इंश्योरेंस करती है। तीसरी होती है सेविंग प्रोडक्ट्स जो ऑफर करते हैं, लार्जली इसको म्यूचुअल फंड्स होते हैं या ऐसे कोई सेविंग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। और इसके अलावा जो है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और ये लार्जली ये वर्टिकल्स हैं जिसमें ऑफरिंग्स होती हैं। तो जो डिजिटाइजेशन हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि अभी बहुत से यंगर यूजर्स हैं जो मोबाइल से यूज करते हैं। तो काफी लोग मोबाइल से सेविंग भी करते हैं, बिल्कुल, या मोबाइल से खर्चा भी करते हैं। तो ये जो चीजें हो रही है, ये पूरी मोबाइल रेवोल्यूशन के वजह से जो है बहुत से ट्रांजैक्शन भी डिजिटल हुए हैं। तो इसको पावर करने के लिए, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस को पावर करने के लिए फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी कंबाइन करके ये ऐसा वर्ड बन गया कि फिनटेक, ठीक है। तो हमारे भारत में एक्चुअली भारत ये जो है ये नंबर 3 हो गया है विश्व में इन टर्म्स ऑफ फिनटेक स्टार्टअप्स। तो पहले नंबर में अमेरिका आता है, दूसरे में चाइना आता है और तीसरा इंडिया आता है। और इंडिया में लगभग शायद 20 के आसपास यूनिकॉर्न है, जो फिनटेक कंपनीज जो यूनिकॉर्न बनी हैं। और तो ये अपॉर्चुनिटी इंडिया में बहुत बड़ी हो गई है। इसमें जो है पहली बात जो है इंडिया में काफ़ी जो है बहुत रीजंस है इंडिया में फिनटेक बड़ा होने के लिए। पहले तो है इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी यंग है, लगभग 25 के नीचे वाले 25 साल के कम उम्र वाले लोग जो हैं वो 50% हैं। और ये जो है इनको डिजिटल नेटिव्स कहते हैं। तो ये डिजिटल नेटिव्स जो हैं ये काफ़ी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी ट्रांजैक्शन मोबाइल पे ही करते हैं। बिल्कुल, काफ़ी ऐसे लोग होंगे हमारे दर्शकों में जिन्होंने शायद कैश विड्रॉ ही नहीं किया होगा और जो शायद मोबाइल पे ट्रांजैक्शन करते हैं। दूसरी बात है कि हमारा जो है जियो जब से लॉन्च हुआ है 2015-16 के बाद, तो ये इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है ये बहुत बड़ा है। तो लगभग 850 मिलियन इंडियन इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं। और ये जो है ये नंबर जो है, और 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं इंडिया में। तो अगर आप सोच रहे हो कि अमेरिका में लगभग 300-320 मिलियन लोग हैं, इंडिया में उसके दुगने मोबाइल फोन सब्सक्राइबर्स ही हैं, जो
ट्रांजैक्टिंग यूजर जो है इंडिया में लगभग उसकी लगभग 300 मिलियन ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं इंडिया में, जो अमेरिका के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो दिस इज अ बिग थिंग फॉर अस। द सेकंड थिंग इज दैट इंडिया में जो है डेटा का कॉस्ट बहुत कम है। तो अगर आप देखोगे कि बहुत लोग डेटा डिजिटली कंज्यूम करते हैं, बहुत लोग मोबाइल पे वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत लोग ट्रांजैक्शन भी मोबाइल पे करते हैं। तो डेटा का कॉस्ट जो है इंडिया में लगभग 17 सेंट पर जीबी है। अमेरिका में वो लगभग 70-80 सेंट पर जीबी है। तो इंडिया का डेटा कॉस्ट जो है डेवलप्ड वर्ल्ड से 1/5 के हिसाब का है। तो दैट्स बेसिकली पावरिंग द डिजिटल रेवोल्यूशन। फिर जो है हमारी पॉपुलेशन की एज भी अमेरिका में जो है 38 ईयर्स है, इंडिया की एवरेज एज 26 है। तो काफ़ी डिजिटल नेटिव पॉपुलेशन है। और जो लास्ट पॉइंट है जो है ये इंडिया का डिजिटल स्टैक जो बना है वो सबसे एडवांस स्टैक, बिल्कुल दुनिया में सबसे एडवांस स्टैक बना हुआ है। इसमें जो लेके आइडेंटिटी जो है आधार की लेके बिल्कुल हमारी जो अंडरलाइंग जो यूपीआई की जो फ्रेमवर्क बनी है ये बहुत ही स्ट्रांग है। तो अगर आप देखोगे डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंडिया नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटली होते हैं। बिल्कुल। और ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे आप जाओ और जो छोटा चाय वाला हो या छोटे से छोटा सब्जी वाला हो, उधर जाके भी आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हो। ये ऐसा कहीं और कहीं नहीं है। बिल्कुल। और भारत में ये बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो ये गवर्नमेंट ने भी ये काफ़ी फ्री कर दिया है ये प्लेटफॉर्म, ताकि ये डेवलप हो। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो भारत ने जो है ये एक इंडिया स्टैक जो है, इस पे मैं थोड़ा आपको ये देना चाह रहा हूँ। इंडिया स्टैक में जो है ये क्या किया है कि आधार जो है ये आइडेंटिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप आज की तारीख में अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करनी हो या कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो आधार से आप सिग्नेचर कर सकते हो। आपको आधार का ओटीपी आ जाता है, आप रजिस्टर कर लो। जैसे कि लास्ट वीक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन किया, मेरे को आधार का नंबर ओटीपी आ गया और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का एप्लीकेशन। फिनटेक इन्वेस्टर, आपको ड्राइविंग नहीं आती है? अच्छा, नया लाइसेंस ले रहे थे? नया लाइसेंस। मुझे ड्राइविंग मैं थोड़ा मतलब 20 साल हो गए मेरे पुराने लाइसेंस को। तो अच्छा है, मुझे लगा इतने महान इंसान को ड्राइविंग नहीं, मेरे 20 साल हो गए तो नया लाइसेंस। बट जो है वो तो जो ये आधार स्टैक है वो आइडेंटिटी भी प्रूव करता है और इसको इन्होंने ड्यूअल पर्पस भी बना लिया, मल्टीपर्पस भी बना लिया। फिर दूसरा है जो है ये एक बैंकों ने सब मिलके एक स्ट्रक्चर बनाया है कॉल्ड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। और एनपीसीआई ने 2004-5 से ही डिजिटाइजेशन चालू कर दी थी। तो अगर आप 20 साल पहले जाओगे तो लोग ज़्यादा करके चेक से पेमेंट करते थे। इधर हाई वैल्यू चेक होते थे जो 2 लाख से ऊपर होते थे या नॉर्मल चेक होते थे। इसकी चेक की क्लियरिंग में बहुत खर्चा भी आता था और टाइम भी लगता था। तो आरबीआई ने 2004 में ही जो है आरटीजीएस और एनईएफटी करके शुरू, रियल टाइम ग्रॉस ट्रांजैक्शन सेटलमेंट आरटीजीएस जो है, और एनईएफटी इज आल्सो अनदर प्रोडक्ट दैट एनपीसीआई हैज। तो दे लॉन्च्ड दिस एंड देन लेटर ऑन दे हैव गॉन एंड ऑफर्ड मल्टीपल न्यू प्रोडक्ट्स। जो इनके कोई प्रोडक्ट है जो इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट करके आईएमपीएस करके था, जो 2011-13 में लगभग लॉन्च हुआ था। और इसके बाद अभी नया 2018-19 में यूपीआई करके आया है, विच इज़ अ यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो ये आप किसी भी क्यूआर कोड से ये पे कर सकते हो। ऐसा इंटरऑपरेबल सिस्टम एनपीसीआई ने किया है ताकि कोई भी बैंक से कोई भी बैंक में पैसे जा सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है ये बहुत ही बड़ा इंडिया स्टैक का एनेबलर, और उस स्टैक को लेके बाकी के भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। एक अकाउंट एग्रीगेटर करके एक फ्रेमवर्क बना है, और अकाउंट एग्रीगेटर बहुत आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। अच्छा। क्योंकि जो भी लोन आप लेने जाओगे, अगर आप लोन लेने जाते हो अभी, तो आपको से सपोज आप बजाज फाइनेंस से लोन लेने जा रहे हो और आपका पर्सनल लोन है, तो आपको
आपकी बैंक स्टेटमेंट सपोज आप ये दो, वो दो, ये हाँ। एंटिटी दो, वो कार्ड दो, वो हाँ। बैंक का स्टेटमेंट दो, इतनी सारी चीजें दो, डॉक्यूमेंट्स दो। तो अब जो है ये अगर आप फॉर एग्जांपल आरबीआई ने 6 अकाउंट एग्रीगेटर्स को अप्रूव किया ठीक ये है। अकाउंट एग्रीगेटर जो है ये आरबीआई के लाइसेंस्ड एंटिटी है और वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि हर बैंक, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर म्यूचुअल फंड, हर और जीएसटी वगैरह से अपनी कनेक्शन बना के रखी हुई है। और अगर कोई आप जाके बोरो कर रहे हो से बजाज फाइनेंस से अगर आप जाके बोरो कर रहे हो तो आप अगर आपका सपोज अकाउंट एग्रीगेटर फिनव्यू है सपोज, तो आप उस पे गए और आपने ऑथोराइज कर दिया तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अपने आप बजाज को पहुंच जाएगी। और फिनव्यू या ये सब है, दे आर मोर लाइक अ डिजिटल तिजोरी, इट्स अ डिजिटल वॉल्ट। इट इज क्लाउड में मेरा जितना डेटा है, चाहे बैंक नहीं, वो अकाउंट है, वॉल्ट नहीं सिक्योर है, वो कलेक्ट करते हैं अच्छा, और वो दे देते हैं। उसको एक्सेस दे रखा कुछ है रखा मैंने। नहीं है। ओके। उसमें से सिर्फ पाइप बनी हुई है कि उन्होंने पाइप बना के रखे हैं कि यहाँ से बैंकें पड़ी हुई हैं, म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं, उनकी पूरी डेटा वो निकाल के किसी जो ऑथराइज्ड एंटिटीज है उनको दे सकते हैं। तो उसमें FIU करके है, फाइनेंशियल FIP करके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर। तो ये दोनों जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन दिस केस would be more like a Bajaj which is probably taking the information, and in this case would be say HDFC Bank which is providing that. So this account aggregator takes the data लेते हैं financial provider से और information user को provide करते हैं और उस basis पे जो है जो lender है वो data process करते और लेते हैं। जो पहले की प्रोसेस थी उसमें काफी खर्चा आता था क्योंकि PDF फाइल आती थी, कभी कभी वो PDF फाइल को कभी में कोई चेंज भी कर देता था, ऑथेंटिक नहीं है, फ्रॉड है, वो सब हट जाता है। तो फ्रॉड के भी केसेस कम होते हैं और कॉस्ट भी कम हो जाता है। और इसमें जो है वो जो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइडर है उसको भी थोड़े पैसे मिलते हैं, तो उसको भी रेम्यूनरेशन मिल जाती है। तो दिस इज अ गुड नेटवर्क। एंड अभी क्या होगा कि अभी इसको GST भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो एज वी गो फॉरवर्ड अभी फिलहाल ये अकाउंट एग्रीगेटर सिर्फ इंडिविजुअल्स और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, आगे आगे जाते जाते पूरी बैंकिंग सिस्टम के लिए कर देंगे। सो व्हाट यू आर सेइंग इज कि इंडिया ने कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत यूनिक कर रखी हैं जो दुनिया में शायद नहीं है। पहला, आइडेंटिटी डिजिटल हो गई है थ्रू आधार। जनधन से सबके पास बैंक अकाउंट्स आ गए हैं। दूसरा आपने कहा। तीसरा, UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है विच इज़ यूनिक टू इंडिया, दुनिया में कहीं नहीं है। एक सब्जी वाला चाइना में वगैरह भी है बट इंडिया में सबसे बेस्ट है स्केल में। ऑल सी इंडिविजुअली छोटी छोटी चीजें हैं बट पूरा का पूरा टेक स्टैक जो आप कह रहे हैं कि आइडेंटिटी, बैंक अकाउंट विच इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे एक फिलीपींस में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, 11 करोड़ की पॉपुलेशन है, हार्डली 50 लाख लोग या 1 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट है। 9.5 करोड़ 90% ऑफ पॉपुलेशन डजंट हैव एक्सेस टू बैंकिंग। इंडिया में वो है ही नहीं। एटलीस्ट एवरी हाउस होल्ड के पास एक बैंक अकाउंट है, UPI इंटरैक्शन है और आइडेंटिटी है। उसके ऊपर आप कह रहे हो कि एक डिजिटल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी है कि जहां मुझे फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं देना है, फ्रॉड नहीं होगा, एवरीवन हैज एक्सेस टू डेटा। सो ये सारी चीज़ें मिल के इवन समवन हु इज़ इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में है, एक छोटा बिजनेस चला रहा है, छोटा सा व्यापार कर रहा है, उसको भी बैंकिंग का एक्सेस है जो पहले 5-10 साल पहले शायद ना होता। हाँ, ये जो है ये विच इज अ बिग चेंज। ये करंट सरकार ने जब एज्यूम किया था 2014 से लेकर 16 तक, ये बहुत अच्छा काम किया था कि लगभग हर भारतीय नागरिक को एक बैंक अकाउंट मिलना चाहिए। ठीक है। सो जब आप फिनटेक में इन्वेस्ट करते हो, व्हाट आपने देख लिया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बन गया है। पहले हम फिजिकल पब्लिक गुड बोलते थे, रोड बन रहे हैं, ब्रिज बन रही हैं, बत्ती लग रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। उसी का एक डिजिटल वर्जन है जहां पर डिजिटल पब्लिक गुड बोलूंगा मैं, राइट, विच नंदन टॉक्स अ लॉट अबाउट। ये अब जब रोड, बिजली और ये सारी चीज़ें बनती हैं तो रोड्स में भी कंपनियां बन जाती हैं, दुकानें लगती हैं। इमेजिन एक टोल रोड बनता है, एक बड़ा रोड बनता है, तो उस पर ढाबे आ जाते हैं, होटल्स आ जाते हैं, सो ऑन। उसी तरह एक डिजिटल पब्लिक गुड भी आप बनाते हैं, उस पर भी फिर बिजनेसेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये बिजनेसेस जो हाईवे बनी है उसके हिसाब से जो है वो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ लॉट ऑफ फिनटेक कंपनीज कमिंग। करेक्ट। तो इसमें जो है हमने एक छोटा सा टेबल बनाया है, बताइए। इसमें जो है ये जो है फिनटेक में हमने वर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए।
तो पहला है पेमेंट्स। मुझे लग रहा है चीटियां चल रही हैं आपके वहाँ, बट आप मुझे थोड़े पढ़ के बताइए कि है कहाँ। प्रॉब्ली हम प्रेजेंटेशन में उसको एनलार्ज कर देंगे, मुझे यहाँ से भी नहीं पता चल रहा है क्या लिखा हुआ। तो एक जो एरिया है ये है पेमेंट्स। तो भारत में जो है लास्ट 5 साल में लगभग $33 बिलियन की इन्फ्लो आई है फिनटेक स्टार्टअप्स में। $33 बिलियन, वाओ। ओके, तो $33 बिलियन लगभग शायद 2.5 लाख करोड़ के आसपास के पैसे आए हैं हमारे स्टार्टअप्स में। काफी पैसे आए हैं, और ये लगभग हमारे हिसाब से लगभग 25% जितने स्टार्टअप में आए हैं ये फिनटेक सेक्टर में है। बिल्कुल ठीक है। और फिनटेक भी यूनिकॉर्न्स भी लगभग 100 अगर टोटल यूनिकॉर्न्स है तो लगभग 20 से 22 फिनटेक के यूनिकॉर्न है। सो 20% जैसे पेटीएम लिस्ट हुआ है, रेजर पे बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारी कंपनियां हैं, भारत बहुत में सारी कंपनियां। बिल्कुल। तो ये पहले सबसे लार्जेस्ट एरिया है पेमेंट्स जी। तो पेमेंट्स में जो है इसमें क्या है कि पेमेंट्स में लगभग $16 बिलियन, सो लगभग 1,20,000 करोड़ के आसपास पैसा इन्वेस्टमेंट एफडी आया है। और इसमें जो है लार्जेस्ट जो है ये पेटीएम है। तो इसमें प्रोडक्ट्स मेनली मैं डिस्कस करूंगा। एक तो है वॉलेट्स, ठीक है, जाके आप लोड कर रहे हो और पे कर रहे हो, ये सबसे लार्जेस्ट एरिया है। फिर दूसरी जो एरिया है पेमेंट्स में ये है कि कोई पॉस मशीन लगे हुए हैं, आप जा रहे हो और आप कार्ड स्वाइप कर रहे हो, तो मशीन जो लगे हुए हैं वो एक ठीक है बड़ी एरिया हो गई है। ठीक है। फिर तीसरी जो एरिया है पेमेंट्स में ये है कि आप कहीं जा रहे हो, एक वेबसाइट पे जा रहे हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए और फ्लिपकार्ट में आपने सामान खरीदा, तो फ्लिपकार्ट की जो ट्रांजैक्शन आप बुक कर रहे हो, अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी नहीं किया बट आपने कार्ड से पे किया, तो पेमेंट जो प्रोसेस करते हैं वो पेमेंट प्रोसेसर्स। और हाल ही में आरबीआई ने ये पेमेंट गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर की लाइसेंसेस भी काफ़ी दी हुई हैं। अच्छा। तो आरबीआई ने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जो ये पेमेंट प्रोसेस करते हैं। तो ये एक सबसे और एक बड़ी एरिया है। उसके अलावा जो सिर्फ यूपीआई के ही करते हैं, जो वॉलेट्स नहीं है बट यूपीआई के ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं, जैसे जीपे है, जैसे फोन पे है, वो जीपे में पैसे स्टोर नहीं होते, वो जाके आप जस्ट ट्रांजैक्ट करते हो, वैसे वाले भी काफ़ी आ गए। उसके अलावा कार्ड्स में भी कुछ काफ़ी स्टार्टअप्स आए थे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है क्योंकि आरबीआई ने उन पे क्लैम्प डाउन किया है। बट लोग जैसे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई के कार्ड्स होते थे, वैसे 2-4 नए स्टार्टअप आए थे जो खुद कार्ड्स इशू कर रहे थे, ऐसे भी कंपनियां आई हैं। फिर पेमेंट बैंक्स करके भी एक सेक्टर आया है जो 2015-16 के बाद आरबीआई ने लाइसेंसेस इशू की थी। और फिर बाद में एजेंट बेस्ड पेमेंट्स जो हैं, रूरल एरिया में पेमेंट्स हो रहे हैं, वो पेमेंट्स प्रोसेस करने के लिए एजेंट बेस्ड पेमेंट्स है। फिर एनालिटिक्स, फ्रॉड डिटेक्शन, ये एरिया में पेमेंट्स में इंक्लूडेड है। ठीक है। फिर दूसरी एरिया है लेंडिंग, जो लोग बोरो करते हैं, जो अगेन बैंक का ही फंक्शन होता है। बट कभी कभी क्या होता है कि बैंक सबको लोन नहीं देती है, तो जो बैंक लोन नहीं मीट कर पाती है और वो डिजिटली प्रोसेस हो सकता है, ये फिनटेक्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो शायद बिजनेस लोन भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो छोटे छोटे एसएमईज हैं उनकी डेटा लेके, जैसे कोई किसने पेटीएम का क्यूआर कोड लगाया हो या कोई और कंपनी का क्यूआर कोड लगाया हो और उसको पैसे मिल रहे हो, तो उस हिसाब से कोई कंपनी ये डेटा कलेक्ट करती है और उनको लोन दे देती है। और वो लोन जैसे पेमेंट होता है उसमें से थोड़ा पैसा कंपनी को भी मिलता है, थोड़ा ट्रेडर को भी मिलता है। तो ऐसे भी कंपनियां हैं। फिर रिटेल लोन्स दे रहे हैं लोग, काफ़ी रिटेल लोन्स ऑनलाइन मिल रहे हैं लोगों को। कोई आप ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हो, BNPL करके एक लोन का फॉर्मेट हो गया था, बाय नाउ पे लेटर। क्या आप कहीं जा रहे हो कोई वेबसाइट में, आपको ऑटोमेटिकली बाय नाउ पे लेटर का भी कॉन्सेप्ट हो रहा था। तो बाकी बिजनेस लोन्स में भी इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लोन्स हैं। फिर P2P भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, पीयर टू पीयर। तो इसमें क्या होता है कि आप 10 लाख तक वो P2P कंपनी में दे सकते हो, आपको इंटरेस्ट 10-11% का मिलेगा और वो पैसे किसी और को लेंड हो जाएंगे और वो पर्सन शायद 14-15% पे बोरो करेगा डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी। सो ये वो भी बोरोवर भी 10 लाख या उससे कम होगा और लेंडर जो आप जिसके पास सरप्लस कैश है वो 10 लाख तक डाल सकता है। तो ये भी एक सेविंग प्रोडक्ट भी है और बोरोइंग प्रोडक्ट भी है। तो ऐसे
काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं। और फिर इंश्योरटेक में जो है नए इंश्योरर्स भी आए हैं जो पूरे डिजिटल इंश्योरर्स हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे डिजिट जैसे है, एको जैसे, ये पूरे इंश्योरर्स ही डिजिटली इंश्योरेंस करते हैं। फिर इंश्योरेंस ब्रोकर्स भी आए हैं जो ऑनलाइन, जैसे पॉलिसी बाजार है, ये ऑनलाइन इंश्योरेंस ब्रोकर्स है जो इंश्योरेंस एग्रीगेट करके बेचते हैं। फिर कोई नए नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट आए कि आप जाओ मूवी देख रहे हो और अगर मूवी आपने देखी नहीं, डिले हो गए, तो आपको टिकट भी माइक्रो इंश्योरेंस ऐसे टाइप की, अगर आप फ्लाइट लेने जा रहे हो तो फ्लाइट का भी इंश्योरेंस किया जा सकता है। ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस के भी इंश्योरेंस आ रहे हैं। फिर हेल्थ इंश्योरेंस के भी कोई नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आ रही है। और इंश्योरेंस में भी डेटा जैसे डिवाइसेस लगा देते हैं गाड़ी में कि कैसे आपकी ड्राइविंग है, उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी देने वाले कोई कंपनी है। फिर आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेविंग्स जो है आप करने जा रहे हो, तो उसमें भी नए नए प्रोडक्ट आए। कोई कंपनियां जो है जो एग्रीगेटेड बॉन्ड इशू करती हैं, कोई नए इंश्योरेंस ब्रोकर्स जो आए। अगर आप देखोगे 10 साल पहले लार्जेस्ट ब्रोकर्स थे ICICI सिक्योरिटीज, IIFL, HDFC सिक्योरिटीज। अभी जो लार्जेस्ट ब्रोकर्स हैं वो जीरोधा, अपस्टॉक और ग्रो वगैरह है। इनफैक्ट टॉप 5 ब्रोकर्स में टॉप 3 ब्रोकर्स आर न्यू एज फिनटेक ब्रोकर्स। सो दैट हैज बीन अ बिग डिसरप्शन। फिर काफी रोबो एडवाइजरी और फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट, ये सब प्रोडक्ट्स जो नए आए हैं। और एक लास्ट सेक्शन हमने बनाया हुआ है वो नियो बैंक्स का सेक्शन है, जो नए बैंक की लाइसेंस पीछे होती है, जो जैसे फेडरल बैंक है, ICICI बैंक है, इनके साथ ये लोग कोलैबोरेशन करते हैं और कस्टमर को नया बैंकिंग का डिजिटल एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये इधर कस्टमर्स को भी देते हैं, रिटेल इंडिविजुअल्स को भी देते हैं और छोटे छोटे SMEs को भी देते हैं। तो ये कंपनीज हैं अलग अलग टाइप। ठीक है। आपने बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है। कुछ कहानियां सुनाइए जहां आपको एक कंपनी मिली जहां आपको बाद में पता चला कि यार यहाँ इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, ये कुछ बदमाशी कर रहा है या चोरी कर रहा है। बिकॉज जहाँ भी लाइफ में ना पैसा होता है ना, वहाँ लालच बहुत होता है और चोर डकैत आ ही जाते हैं। तो गिव मी सम एग्जांपल्स वेयर यू डिड नॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी विच एंडेड अप बीइंग अ राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि नहीं करना चाहिए था, चोर निकला। और फिर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी बताइए जहाँ आपने कोई यूनिक बिजनेस पकड़ा और उसने कमाल किया। तो पहले चोर डकैतों से हम जैसे लोग कैसे दूर रहें वो समझाइए, बिकॉज यू नो वेयर एवर देयर इज ग्रीड देयर विल बी थीव्स। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये काफ़ी ऐसे होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे बिजनेस में जो है हमने अब तक 12 इन्वेस्टमेंट किए हैं और 2 करने वाले हैं करंट फंड में से। और इसमें क्या है कि हमने शायद 1500 स्टार्टअप को देखा होगा, तो हम 100 में से एक स्टार्टअप में डालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले तो हमारी फर्स्ट मीटिंग में ही बहुत स्टार्टअप हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टार्टअप है कि जिसकी कॉन्सेप्ट ही काफ़ी घिसी पिटी कॉन्सेप्ट है कि ये ऑलरेडी कोई बड़ा बंदा बना चुका है और ये कॉन्सेप्ट ही घिसी पिटी हो चुकी है। अच्छा। जिसमें पैसा भी नहीं बन रहा है। कोई काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें पैसा ही नहीं बनता है और लोग आके कोशिश करते रहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट्स में हम डालते ही नहीं है। फिर दूसरी बात, कभी कभी हम ये जो होता है ये एक्चुअली हम लोग सेंस कभी कभी कर ही लेते हैं कि स्टार्टअप जो है वो बातें जो बोलता है वो एडअप नहीं होती है, वो देख के ही हम लोगों को पता चलता है। ऐसा जहाँ पे हुआ है कि आप डेफिनेटली रेफरेंस चेक भी करते हो कि आप तो बैंकिंग में आप सबको जानते ही हो कि यार ये बंदा रेफरेंस चेक तो हम काफी बैंकिंग में करते हैं। तो मैं एक केस की सोच रहा हूँ कहाँ पे मैंने नहीं, तब तक आप आपकी सक्सेस स्टोरी बताइए, तब तक शायद आपको याद आ जाएगा कि कहाँ। हाँ, तो सक्सेस स्टोरी में हमने काफ़ी रिसेंटली मतलब हमने पैसे लगाए हैं, काफ़ी सक्सेस स्टोरीज हुई हैं। मैंने एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में लगाया था, वो कंपनी काफ़ी ग्रो हो चुकी है। जब हमने लगाए थे तभी 10 करोड़ से कम उसकी कैपिटल थी, अभी उसने लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल रेज कर लिए और उसकी बैलेंस शीट भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। ये मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी, काफ़ी पहचान का बंदा था तो मैंने उसको देख के लगाया था। दूसरी एक कंपनी है, मैंने ईज बस करके एक स्टार्टअप है, बहुत सक्सेसफुल है। उसमें क्या हुआ था कि फाउंडर को कोई बाकी के वेंचर कैपिटलिस्ट दे नहीं रहे थे पैसे, तो मैंने
मुझे पसंद आई थी और मैंने उससे 2-3 महीने से बात कर रहा था। फिर फाइनली मेरे जो आईसी मेंबर हैं जितेन गुप्ता, उनको भी अच्छी लगी, तो हमने फिर जाके मैं पुणे को उसको मिल के आया, मैंने समझा बिजनेस और हमने लगा दिया। और अभी कंपनी ने लगभग 230 करोड़ ये साल पैसे बनाए, और वो एक ऐसी स्टार्टअप है जो प्रॉफिटेबल भी है, जो काफ़ी मुश्किल है मिलना, तो काफ़ी वो सक्सेस हुई है। उसके अलावा हमने काफ़ी, हमारे वेबसाइट पे हैं सब स्टार्टअप्स। गेटवांटेज करके एक स्टार्टअप है जो स्टार्टअप फाउंडर्स को फंड करती है, उनको NBFC लाइसेंस भी मिली है, वो भी अच्छी चल रही है। ऐसे 4-5 अच्छे स्टार्टअप्स हैं। इनफैक्ट एक स्टार्टअप छोड़ के बाकी सब मेरे को मतलब अच्छी परफॉर्म कर रही है। मेरे को, मैं याद कर रहा हूँ कोई, नहीं कोई बात नहीं, तब तक जहाँ पे मुझे कोई ऐसे काफ़ी होते हैं। इनफैक्ट मेरे को काफ़ी ऐसे स्टार्टअप याद है जहाँ पे मतलब फाउंडर, बट वो जो ऐसे होते हैं हम लोगों को ऑलरेडी पता चल जाता है क्योंकि एनेक्डोटली बहुत पता चलता है। अभी परसों ही मेरे को एक कोई स्टार्टअप था, इंश्योरेंस कंपनी था, और उसने बताया उसके इन्वेस्टर के नाम, और वो मेरा भी इन्वेस्टर है, तो मैंने उसको लिखा और वो इन्वेस्टर नहीं बताया इसको पैसा डालो भी मत, इसमें लोन भी मत देना और कुछ पैसे भी मत डालना। तो अच्छा, वो ऑलरेडी रेफ चेक से ही बहुत जल्दी से पता चलता है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो खुद स्टार्टअप करना चाहते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। हाँ, व्हाट डू यू लुक फॉर इन एन एंटरप्रेन्योर तो और स्टार्टअप आइडिया? तो पहले तो मैं बोलूँगा कि स्टार्टअप आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्योंकि ऐसा है कि बहुत से एंटरप्रेन्योर बहुत मैं एंटरप्रेन्योर को मिल चुका हूँ जो बहुत अच्छे प्रोफाइल लेके आते हैं, बट वो जो है वो काफ़ी आइडियाज जो प्रोसेस ट्राई कर रहे हैं, वो आइडियाज ट्राई कर रहे हैं जो स्टार्टअप बेस्ड ऑन व्हाट द इन्वेस्टर्स आर वांटिंग दे आर बिल्डिंग, रादर देन बिल्डिंग फॉर व्हाट इज प्रॉफिटेबल। So very few founders are actually focusing on profitability. तो ये एक प्रॉब्लम है जो और ये 2020-21 से बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 2020-21 में बहुत ज़्यादा फंडिंग हो गई थी। तो बहुत फाउंडर्स ऐसे बने हुए हैं जो ट्राई करते हैं कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट सुनना चाहता है वो स्टोरी सुनाते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है। दूसरी बात, मैं देखता हूँ कि ऑब्वियसली फाउंडर्स की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी होनी चाहिए, वो काफ़ी होनहार होने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उनको। तो एंथुजियाज्म तो ऑब्वियसली देखते हैं, फिर उनकी आइडियाज़ देखते हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी पे हमारी बहुत फोकस होती है, क्योंकि हम छोटे फंड है, तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि पैसे बहुत देने के लिए हैं। तो जब हम देते हैं तो हम सोचते हैं कि लगभग 1-1.5 साल में ये स्टार्टअप कैसे बहुत कम पैसे बर्न जो कहते हैं वो करेगी और या प्रॉफिटेबल बन जाएगी। तो ये हमारा काफ़ी फोकस होता है। ठीक है, बट ये ऐसा नहीं है कि सब वीसी फंड्स यही देखते हैं, बहुत से वीसी फंड्स बहुत से अलग अलग चीज़ें भी देखते हैं। तो हम चोर डकैतों वाली बात कर रहे थे, और जैसे मैंने कहा कि जहाँ भी लालच और पैसा होगा वहाँ चोर तो होते हैं। तो मैं तुम्हें पहले कहानी सुनाता हूँ रियल। सो मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, उनका नाम है ऑथब्रिज, दिल्ली बेस्ड कंपनी है। इट इज़ द लार्जेस्ट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनफैक्ट आपके फिनटेक इन्वेस्टमेंट के डिलीजेंस के लिए आपको उनको यूज़ करना चाहिए। तो हुआ क्या कि ऑथब्रिज के जो फाउंडर हैं अजय त्रेहान, वो किसी लार्ज फंड की ऑफिस में बैठे थे और वो प्रेजेंट कर रहे थे कि आपको हमारा प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, कि आप कोई डिलीजेंस कर रहे हैं, किसको लोन देना है वगैरह वगैरह। तो ये जो कंपनी है ये किसी फिनटेक कंपनी को में इन्वेस्ट करने के लिए एनालिसिस कर रही थी, डिलीजेंस कर रही थी। तो इन्होंने पूछा कि यार जिस बंदे ने हमको पिच करी है उसका फलाना नाम है, तो इसके बारे में बताइए कि ये इसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप करके दीजिए। उस मीटिंग में 10 सेकंड के अंदर ऑथब्रिज के फाउंडर ने इस फंड को उनके सामने उनके प्रेजेंटेशन में दिखाया कि सर जिस बंदे को आप हायर करना चाहते हैं, जिसकी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पे 3 क्रिमिनल केस है। सच बोल रहा हूँ, 3 क्रिमिनल केस, और वो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी गाड़ी लेके भाग गया था। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर आप ढंग से डिलीजेंस करोगे तो वो बच गए, नहीं तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कमिटी में सब में इस इन्वेस्टमेंट को पास कर दिया था
इट वॉज प्योर लक एंड सेरेंडिपिटी कि हमारे मित्र उस दिन उनसे मिले, उनको उन्होंने पिच किया और पता चला कि जिस स्टार्टअप में वो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे उसका फाउंडर ऑलरेडी 3 फ्रॉड केसेस में उस पर केस चल रहे हैं और उसने डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ऐसा बहुत होता है। ये तो सिर्फ एक कहानी है, इंडिया में तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं। सो आपसे भी कुछ कहानियाँ सुनते हैं फिनटेक चोरों की। तो ये चोर नहीं है नेसेसरली, बट कहानियाँ ऐसी हैं कि फाइनली इसमें प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो एक तो ऐसा था कि मेरे को एक स्टार्टअप रेफर हुआ था। ये मेरा इन्वेस्टर ने ही रेफर किया था, मतलब मेरे फंड में जो इन्वेस्टर था उसने रेफर किया था। उन्होंने पैसे लगाए थे इन गुड फेथ, इट वाज नॉट एनीथिंग बैड। द स्टार्टअप वाज डूइंग अबाउट 36% मार्जिन। तो लोन लेने और देने के बीच में 36% इंटरेस्ट बना रहे थे, नॉट ग्रॉस इंटरेस्ट बट मार्जिन। समझ गया। तो मुझे तो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि इफ समथिंग सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, आई डोंट एक्चुअली बाय समथिंग दैट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू। And you know, my team, I actually said, I don't know what is wrong, but I don't want to do this. Something is and I basically kept, and that startup came to me not from one source but 3 sources separately, and 3 occasions I declined it. Achha. And in 2021 December, there was some this thing case called a Chinese loan scam. अच्छा। और इसमें क्या हो गया था कि भारत में लगभग चाइनीज कंपनियों ने 12,000 करोड़ के लोन्स दिए थे, और उस पे उन्होंने लगभग 12,000 करोड़ प्लस यूसोरियस इंटरेस्ट में कलेक्ट किए थे, और वो चाइना में डाल दिए थे। और एक 12-15 हजार करोड़ और भी कलेक्ट किए थे, और वो इंडिया में ही थे, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाके कंपनीज को रेड कर रहा था टू ब्लॉक। तो लगभग 900 और कंपनीज को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस भेजी थी, और उसमें से लगभग 14-15 कंपनियों को बैन भी किया था। तो ये कंपनी के फाउंडर को अरेस्ट करके ले गई थी ईडी, और उसके बाद ये कंपनी की लाइसेंस भी निकाल दी आरबीआई ने। तो थैंकफुली हम बच गए इसमें से। फिर एक और मतलब सिमिलर केस था, जहाँ पे ये केस ये सिमिलर नहीं था, मतलब फाउंडर लेंडिंग कर रहा था और मुझे उसकी लेंडिंग की कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा। और मेरे को और एक इन्वेस्टर, मतलब जो मेरे फंड में भी इन्वेस्टर है, उसने भी और एक लगा के रखे थे, और मेरे को पसंद नहीं आ रहा था। और फाइनली आई थिंक द कंपनी इज फेल्ड। इट इज़ नॉट अ फ्रॉड, इट इज़ अ नॉर्मल फेलियर बट विथ टू हाई लेवल्स ऑफ एनपीए। और एक ऐसा सिमिलर केस था जहाँ पे एक बंदा, जो मैं एक बैंक में काम करता था, वो बंदा भी बैंक में काम करता था, और वी नेवर लाइक्ड हिम, एंड ही हैड स्टार्टेड अ स्टार्टअप व्हिच he had raised about 150 crore of capital. Wow. And that founder had taken the money and run away to Dubai. And he had run away to Dubai, and then there were lots of controversies with that startup. And then 2 years later, he has written to me on LinkedIn asking me to invest in a startup, which seems sort of very courageous of him. 100 करोड़ रुपया लेके भागा था। नहीं, वो लेके भागा था, और मुझे भी मालूम था, सबको मालूम था। और तो भी उसके बाद जुर्रत थी कि बस वो आके बोल रहा है कि मेरे स्टार्टअप में डाल दो। मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज भेज रहा था कि आई हैव अ बिजनेस प्लान, डू यू वांट टू इन्वेस्ट। तो दोज आर सम ऑफ द, आई मीन इट समटाइम्स लुक्स फनी टू मी कि लोग, मतलब पीपल हु हैव डन थीवरी आल्सो कंटिन्यू टू थिंक दैट दे कैन get away with another gig like that. नहीं, इसकी कहानी तो आपको क्राइम पेट्रोल में भेजनी चाहिए। नहीं, बट यू ट्रू सी, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक, इट वॉक्स लाइक अ डक, इट इज अ डक, इट्स नॉट अ हंस नहीं है, या इट्स नॉट अ स्वान। सो राइट यू आर, बहुत अच्छे। आपसे चोरों की कहानी सुनी है तो बहुत सारी ऐसी। अगला मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूँगा कि अगर एक नॉर्मल इन्वेस्टर को पता करना हो कि ये बैंक या ये नॉन बैंक फाइनेंस अच्छा है या नहीं है, उसको उसके शेयर्स खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, क्या वो 1-2 चीज़ें हैं जो उनको देखना चाहिए? 1-2 चीज़ें मुश्किल है, बट फंडामेंटली मेरे हिसाब से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बैंक में है, एक तो है एसेट क्वालिटी। और ये एसेट क्वालिटी कभी कभी बैंकों के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है, कभी कभी वो मुश्किल होती है समझने में। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2015-16 तक अगर आप देखेंगे जो येस बैंक थी, उसकी एसेट क्वालिटी ठीक ही लग रही थी, लेस देन 1% एनपीए डिक्लेयर किए जा रहे थे। फिर आरबीआई ने उनको एक
क्या बोलते हैं वेरिएंस में पकड़ा था और आरबीआई ने बोला था कि आपकी एसेट क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 5-6 हज़ार करोड़ की उन्होंने बुक की थी एसेट वेरिएंस के इशू में। बट अदरवाइज वो बहुत मुश्किल है समझना कि एसेट्स ठीक है कि नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एनालिस्ट होते हैं उनको ये समझ में आता है बिकॉज दे मीट various other companies that this company has lent to, etc. So asset quality is the single most important thing in banks. Second is quality of depositors and the type of depositors. So some banks have got great deposit franchises. Those banks also have, मतलब जो अगर आपको डिपॉजिट बहुत कम में रेट मिल रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैं SBI को देखूँ या HDFC बैंक को देखूँ, इनके का और सा डिपॉजिट परसेंटेज 45% से ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इनको जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट बहुत कम है और उस वजह से वो लेंडिंग भी बहुत कम कॉस्ट पे कर सकते, तो वो बहुत अच्छे कंपनियों को भी दे सकते हैं पैसा। तो इसके वजह से वो भी देखना चाहिए कि डिपॉजिट कॉस्ट जो बैंक्स की हैं वो लो है और उनकी कासा रेशोज है, तो ये देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि ये भी होता है कि जो बैंक्स की ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम पे ऑलरेडी ट्रेड करती है। बिल्कुल। तो वो भी देखना चाहिए कि शायद इसमें ROE और ROA और ग्रोथ इतनी है कि आपकी जो मल्टीपल है, बुक वैल्यू मल्टीपल्स हैं, वो एडिक्वेट है कि नहीं। और हम इस पे एक सेपरेट सेशन भी कर सकते हैं कि कौन से बैंकों में क्या क्या देखना चाहिए। इसके लिए हमने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया था और वो शायद मैं नेक्स्ट सेशन में भी और इलेबोरेट कर सकता हूँ कि कैसे इनको वैल्यू किया जाए और कैसे बैंकों को देखा जाए फ्रॉम अ प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव की कैसे देखना है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इतना आप कह रहे हैं कि इतनी सारी स्टार्टअप्स में फंडिंग हो रही है, इतने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, तो जब इतना पैसा आ रहा है और आपने कहा कि द रॉ मटेरियल फॉर अ फाइनेंशियल इज मनी, राइट, उनका ईंधन, उनकी ऊर्जा ही पैसा है, राइट। तो जब पैसा ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट हो चुका है और रॉ मटेरियल ही पैसा है, तो ये स्टार्टअप्स फेल क्यों होते हैं? तो 2-3 चीज़ें। तो पहली चीज़ है कि आपको ये जेनेसिस थोड़ा देखना पड़ेगा और ये मेरी थोड़ी खुद की थियरी है इसमें। पहला तो है कि अगर आप 10 साल 12 साल पहले जाएंगे तो 2-3 बड़े स्टार्टअप्स की IPO हुई थी अमेरिका में। यस। ये है, एक फेसबुक थी, एक अलीबाबा थी। ये ऐसे स्टार्टअप्स जब भी IPO हुए थे, उसमें ऊबर भी ऐसी एक स्टार्टअप थी जिसमें जो फंड्स ने पैसे लगाए उन्होंने 100 टाइम रिटर्न कमाए। मतलब $1 डाला उनको $100 मिला। ये रिटर्न के वजह से ऐसा हुआ कि ये फंड्स ने नेक्स्ट बड़े फंड्स खड़े किए। अच्छा। और काफी मेगा फंड्स खड़े हुए हैं। तो ये मेगा फंड्स जो खड़े हुए हैं, तो ये 10 साल पहले जो था ये फेसबुक और अलीबाबा, ऊबर ऐसे IPOs आए थे और इसमें जो है कोई फंड्स ने 100 टाइम्स भी रिटर्न कमाया। ठीक है। और इसमें कोई बड़े फंड्स जो थे जैसे सिकोया, सॉफ्ट बैंक, टाइगर वगैरह, इन्होंने जो पैसे कमाए उन्होंने नेक्स्ट राउंड भी फंडिंग रेज की। और ये फंड्स जो हैं ये $100 बिलियन के फंड्स बने हैं, जैसे कि 8 लाख करोड़ टाइप के एक फंड बने हैं। तो ये फंड्स जो हैं ये अभी ग्लोबली जाके पैसा लगा रहे हैं और इनके फंड की फिलॉसफी ये है कि इनको 2-3 चीज़ें करनी होती हैं। ये सोचते हैं कि जितने पैसे वो लगा देते हैं वही पैसों की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्टार्टअप्स जो हैं वो एक को बैक करेंगे और वही स्टार्टअप पूरी ये ले लेगी। और अच्छा। उसमें एक नई कॉन्सेप्ट है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट है जो है ब्लिट्ज स्केलिंग। सो ब्लिट्ज स्केलिंग ये कॉन्सेप्ट है कि स्टार्टअप जो है बहुत जल्दी से ग्रो करती है, एकदम जल्दी से बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी हो जाते हैं और एक बार वो बड़े होते हैं तो अपने कंपटीशन को दबोच देते हैं और फिर वो प्राइसिंग कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट का। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये चलती है जहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज। बिल्कुल। जो नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज है कि अगर जैसे आप फेसबुक में देख लेंगे तो जितने ज्यादा फेसबुक के यूजर हैं उसके वजह से और नए यूजर्स आते हैं और उनको उसकी यूज मिलती है कि आपके अंकल भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, सभी फेसबुक पे हैं और बिकॉज सब लोग हैं आपको भी उसमें जाना पड़ता है। तो ये पहली कॉन्सेप्ट है और इसके वजह से जितने जल्दी कोई सबसे बड़ा हो जाता है नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज के
बाद तो वो डोमिनेंट प्लेयर बन जाता है, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे अभी अमेजोन हो गया, जैसे अलीबाबा हो गया। और जहाँ पे तो ये फंड्स ब्लिट्ज स्केलिंग ट्राई करते हैं और नेटवर्क एक्सटर्नैलिटीज को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और ये सब कब चलता है? जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हो जाते हैं तो फिर ये जो है बिजनेसेस ही बहुत लॉस मेकिंग होते हैं इनिशियली। तो ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे आपने 100 रुपए फर्स्ट ईयर में लगाया, 100 रुपए सेकेंड ईयर में लगाया और फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर में आपने 40-50 रुपए कमाया। बट अगर इंटरेस्ट रेट जीरो है तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाते हो तो भी ठीक है, बट शॉर्ट टर्म में लॉसेस लेने के लिए आपकी क्षमता होती है। बट अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म लॉसेस आप झेल नहीं पाते हो प्रॉफिटेबली। तो जब भी 2017 के बाद ये बड़े फंड्स बने और इंटरेस्ट रेट 0% थे अमेरिका में बहुत टाइम के लिए, टिल 2022। अच्छा। और जब भी 2022 में रेट्स बढ़ने लगे तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि आप अभी पैसे लगाओ, लॉसेस अभी बनाओ, 5 साल के बाद प्रॉफिट आएंगे, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं चल सकता है इंटरेस्ट रेट्स के वजह से। तो उसके वजह से ये कॉन्सेप्ट भी विड्रॉ हो गया है और ये इसका लॉस स्टार्टअप्स को हुआ है। और ये बिकॉज दीज फंड्स वेर एग्जिस्टिंग, स्टार्टअप्स ऑल्सो स्टार्टेड गेमिंग द सिस्टम। अच्छा। कि स्टार्टअप्स भी सोच रहे थे कि बॉस फंडिंग मिल रही है तो हम जो बनाएंगे वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए नहीं बनाएंगे, हम जो है हम बस पैसा रेस करना है। जस्ट पैसा रेस करना है। और हमारी मीडिया भी जो है वो पैसा रेस करने वाले को बहुत ही बड़ा चढ़ा के हीरोज बना देती है। और अगर आप देखोगे कि किसी ने शायद जैसे नितिन कामत है, उसी की कम कवरेज होगी और विजय शेखर शर्मा की उससे 10 गुना ज्यादा कवरेज हुई होगी। नितिन कामत की जो कंपनी है ज़ीरोधा, वो प्रॉफिटेबल है और पेटीएम शायद अगले 5 साल में भी शायद प्रॉफिट बनाए या नहीं मालूम नहीं है। अच्छा। तो ये हम लोग जो कैपिटल रेस करते हैं उनको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के पेडेस्टल पे रखते हैं, तो उसकी वजह से फाउंडर्स भी अपने बिजनेस प्लान्स को भी डिजाइन करने लगे कि प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रखने के बजाय जो वीसी फंड्स को सुनना है वो बना रहे थे। तो अगर आप देख लोगे कि लगभग 100 स्टार्टअप, 80 यूनिकॉर्न जो इंडिया में, उसमें सिर्फ शायद 15 या 5 या 10 यूनिकॉर्न शायद प्रॉफिटेबल होंगे। मेरे डेटा में 85 लॉस मेकिंग यूनिकॉर्न्स हैं एंड 2 प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न्स हैं। तो दिस डेटा इज वेरी स्क्यूड। तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस अर्ज टू बिल्ड this thing. I think there are 17 profitable unicorns. I will just check and come back. तूने 2 डाला है इसमें, so we'll have to correct that. But 17 profitable unicorns है and 85 loss making unicorns है. So that's the big problem. और अगर आप देखोगे जो स्टार्टअप्स की लिस्टिंग हुई है उसमें से लगभग आधे स्टार्टअप जो हैं वो पैट पॉजिटिव भी नहीं है, ईबिटा पॉजिटिव भी नहीं है। जो लास्ट 2 सालों में जिनकी लिस्टिंग हुई है उसमें से बहुत कम स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो पैट प्रॉफिटेबल और ईबिटा प्रॉफिटेबल है। तो दिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग एज अ प्रॉब्लम फॉर द स्टार्टअप सिस्टम। सो एक और चीज है कि ये जो स्टार्टअप्स ऐसे प्लान बना के रेज कर रहे थे, तो इसमें क्या हो गया है कि 100 में से सिर्फ 20 स्टार्टअप ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल है। जो इंडिया में लगभग 107 यूनिकॉर्न्स है, उसमें आई थिंक ओनली 26 आर प्रॉफिटेबल। सो दैट्स अ नंबर व्हिच इज, एंड सम ऑफ देम आर वेरी, बहुत ही कम प्रॉफिट बनाते हैं। जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो भी कम बना रहे हैं। तो ये बिजनेस मॉडल जो है ये फोकस्ड हुए हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय जो फंडिंग रेस करने के लिए फोकस रहा है इन स्टार्टअप्स का। तो दैट इज अ चैलेंज विच कंटिन्यू। सो जब भी when the funding is stopped, consequently what has happened is in US the interest rates have gone up, funding has stopped from US, and so now these startups which were built for building scale rapidly have to suddenly change their plan, and the only way to change their plan is to stop hiring and probably lay off people, and some of them have become so bad that they have had to actually shut shop. Interesting. So it's factor of interest rate cycle
the urge of these mega funds to do blitz scaling and try to get network effects, and the urge of the founders to also try and game the system to build business plan that suit the VCs, and none of which was sustainable. And when interest rates rose and the music stopped, they have all had to lay off people. 35-40% इंडेक्स का बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स, नॉन बैंक फाइनेंस एंड कंपनीज। रीसेंट न्यूज़ में SVB आया है और काफ़ी US में क्राइसिस हुई है, शेयर प्राइसेस गिरी हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे है कि जो अमेरिका में हुआ है बैंक्स को लेके, क्या वो इंडिया में होगा या नहीं होगा, और हाँ या ना आप समझाइए क्यों। तो ये चालू करने के पहले ये समझना पड़ेगा कि अमेरिकन बैंक्स कैसे स्ट्रक्चर्ड है और बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है, क्योंकि बैंक ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी से बहुत अलग होती है। बिल्कुल। क्योंकि बैंक में क्या होता है कि पैसा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, और आप सोच बहुत अलग से करते हो। बल्कि अगर आप स्टील की कंपनी है तो स्टील रॉ मटेरियल होता है, पैसा ये होता है फाइनेंस होता है। करेक्ट। बट बैंकिंग में क्या होता है, पैसा ये रॉ मटेरियल होता है। तो आप इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक की बैलेंस शीट ये समझनी पड़ेगी, और हमारा प्रेजेंटेशन ये स्लाइड शो आपको दिखेगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि बैंक जब भी होती है तो बैंक इक्विटी रेज करती है, और शेयर्स जो बैंक के होते हैं उसके पीछे बैंक ने पैसे रेज किए होते हैं, तो उसको शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल बोलते हैं। इसमें जो बैंक प्रॉफिट भी बनाती है और जो डिविडेंड नहीं पे करती है और जो रीप्लाउ करती है, वो भी कैपिटल पड़ा होता है। सो इक्विटी वो पैसा है जो बैंक अपना लगा रखा है और अपना प्रॉफिट बनाया, दैट इज इक्विटी। दैट इज इक्विटी। ठीक है। फिर दूसरा जो कैपिटल में कंस्ट्रू होता है, वो रिसेंटली जो है 1980s के बाद बेसल करके एक कमेटी है जो स्विट्जरलैंड में बनाई गई है, जो सब देशों ने मिलके बनाई है। और बेसल के नॉर्म्स है, बेसल 1 नॉर्म होता था और उसके बाद बेसल 2 आया है। बेसल 2 नॉर्म्स में ये ऐसा एक कैपिटल स्ट्रक्चर है जहां पे बैंक बॉन्ड्स इश्यू करती है। ठीक है। उसका नाम होता है टियर 1 बॉन्ड्स। ठीक है। जो अगर बैंक कोई बैंकरप्ट हो जाती है या बैंक को कुछ हो जाता है, तो ये टियर 1 बॉन्ड्स जो होते हैं वो लॉस एब्जॉर्ब करते हैं, उसको लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो अभी आपने देखा होगा क्रेडिट स्विस जब भी बैंकरप्ट हुई, या आपने देखा येस बैंक भी, येस बैंक का जो सिलसिला हुआ, उसमें जो है टियर 1 जो बॉन्ड्स थे वो पूरे राइट ऑफ हो गए। बिल्कुल। और उसमें क्लॉजेस भी होते, तो लॉस बेयरिंग कैपेबिलिटी उसमें होती है। तो ये दोनों जो आइटम्स होते हैं वो कैपिटल कहलाते हैं। ठीक है। सो टियर 1 कैपिटल इज आपकी इक्विटी और टियर 1 बॉन्ड्स ये आपकी कैपिटल कहलाती है। Yes. ठीक है। फिर दूसरा आपके बैंक के बैलेंस शीट में होता है, जो लायबिलिटी साइड पे होता है, वो डिपॉजिट्स होता है। तो हर बैंक क्या करती है, या तो आपसे करंट अकाउंट लेती है, जो छोटे छोटे दुकान होते हैं या बड़े बड़े कंपनियां होते हैं उनके करंट अकाउंट खुलते हैं। बिल्कुल। या बैंक सेविंग अकाउंट खुलती है, जैसे आप सब लोगों के सेविंग अकाउंट होंगे। और कोई टर्म डिपॉजिट भी होता है, टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट जो बोलते हैं, वो भी होते हैं। तो ये बैंक के बैलेंस शीट में जो ये 3 आइटम होते हैं, उसमें करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, सेविंग अकाउंट पे फिक्स्ड इंटरेस्ट लगता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। और टर्म डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग टेनोर का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। कभी आप जाके रिन्यू करते हो तो अलग अलग इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो उसका इंटरेस्ट सेंसिटिव डिपॉजिट्स कहलाते हैं। सो 3 आइटम हो गए, करंट अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं हम का, हाँ, सेविंग्स जिसको बोलते हैं सा, सेविंग्स अकाउंट, और टर्म डिपॉजिट टिपिकली एक इंडियन समझता होगा जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी। सो 3 ढंग से बैंक डिपॉजिट्स लेता है। हाँ। ठीक है। तो और कैपिटल हो गई और डिपॉजिट्स हो गई। और तीसरा आइटम जो होता है बैंक के लायबिलिटीज बैलेंस शीट में, बहुत अलग आइटम होते हैं, बट ये थर्ड मेन आइटम होता है जो होता है बोरोइंग्स। तो बैंक जाके या तो कहीं से बोरो करती है, दूसरे बैंकों से करती है, कहीं कहीं एनबीएफसी से भी करती है, कहीं कहीं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करती है, बट वो बोरो करती है। या वो शॉर्ट टेनोर के बोरोइंग होते हैं, कोई 7 दिन के होते हैं, कॉल मार्केट में होते हैं, कहीं कहीं 10 दिन के होते हैं, और कहीं कहीं शायद वो 5 साल के भी होते हैं। वो बॉन्ड डिपेंड करता है हर चीज में, बट बोरोइंग्स होते हैं। ठीक है। तो ये भी इंटरेस्ट सेंसिटिव कहलाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, 6 दिन के बाद अगर वो ड्यू है तो पैसा जाता है और वापस से रिप्राइज होते हैं। सो दीज आर इंटरेस्ट सेंसिटिव डिपॉजिट्स, ओके, एंड बोरोइंग। सो दिस इज ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है।
ऑन द एसेट साइड तो बैंक पैसे, ये तो पैसे इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अभी आप बैंक में बैठे हुए हो तो आपको पैसे देने हैं लोगों, बिल्कुल, इन्वेस्ट करने। और हर बैंक क्या करता है कि बेसिकली बोरोइंग कम कॉस्ट पे करता है, डिपॉजिट कम कॉस्ट पे लेता है और लोन ज्यादा कॉस्ट पे देता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा पे करता है और उस पे स्प्रेड, जो मुनाफा को स्प्रेड बोलते हैं, स्प्रेड कमाती है कि मैंने 5% पैसा लिया और मैंने 10% में पैसा दिया तो 5% मेरा स्प्रेड है। और उसको, और एक टेक्निकल टर्म जो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं, जो निम कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है, तो बैंक मेजर क्या काम करती है, भारत में लगभग 70 से 75% जो बैलेंस शीट होती है बैंक की, वो लोन में जाती है। जो अगर आपने डिपॉजिट लिए वो लोन में जाती है, ठीक है। और दूसरे पैसे जो हैं या तो कैश 5% के आसपास रखते हैं या 20%, 20-25% के आसपास इन्वेस्टमेंट होते हैं। और ये लोन और इन्वेस्टमेंट दोनों कभी कभी फिक्स्ड भी होते हैं, कहीं कभी कभी फ्लोटिंग रेट के भी लोन होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दिस थिंग। और ये लोन के टेनोर भी अलग अलग होते हैं, कोई कोई लोन छोटे टेनोर का होता है, 30 दिन का भी होता है, कोई कोई लोन 5 साल का भी होता है, ठीक है। वैसे इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, कोई कोई गवर्नमेंट ट्रेजरीज 90 दिन के भी होते हैं, कोई कोई 5 साल के भी होते हैं, कोई 10 साल के भी होते हैं, कोई 30 साल के भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें इंटरेस्ट बेयरिंग जो होता है, लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स होता है, और तीसरा होता है कि कोई फिक्स्ड एसेट्स वगैरह जो बैलेंस शीट में होते हैं, बट ये मेन यूटिलाइजेशन होता है। तो इसमें जो है, अभी जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो लायबिलिटीज होती हैं वो आपके रिप्राइज भी हो सकती हैं, या कोई कोई लोग आके विड्रॉ कर लेते हैं और दूसरे बैंकों में बेटर रेट होते हैं तो वहां पे जाके डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको एसेट्स बेचने पड़ते हैं। तो ये अमेरिका में क्या हुआ है कि 10-12 साल से रेट तो 0% पे ही था। 2007-8 के बाद, क्राइसिस के बाद उन्होंने रेट लगभग 0% पे ही रखा था। और 2022 में जब भी यूक्रेन की वॉर हुई और इन्फ्लेशन आने लगा तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। उसके बाद जो हुआ कि रेट बढ़ने की वजह से डिपॉजिटर ने पैसे विड्रॉ भी किए और उसके वजह से लोन कभी कभी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रीप्राइज हुए हैं और उसकी लॉसेज आई है। तो ये वी विल डिस्कस दिस अ बिट मोर इन डिटेल। और इसमें और जस्ट फॉर वन मोर बेसिक थॉट कि इसमें बैंक्स में 2-4 इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं। एक तो होता है कैपिटल एडिक्वेसी। कैपिटल एडिक्वेसी ये होता है कि आपने अगर एसेट्स बनाए तो आपने एक अच्छा लोन दिया है, सपोज आपने से रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन दिया, ठीक है, वो AAA लोन है, तो उस पे जो है कैपिटल कम लगता है। तो अगर आपने 100 रुपए लोन रिलायंस को दिए तो उस पर 20% ही आपको लगा, तो 20 रुपए का एसेट का आपको वेट आ जाएगा। या आपने किसी एक खराब कंपनी को दे दिया लोन, या दिया था तभी कंपनी ठीक थी बट लेट बाद में खराब हो गई, तो उसके 100% या 150%। सो अगर आपने 100 रुपए के खराब लोन दी तो आपकी इवन 150% भी आपके बैलेंस शीट पे उसकी कॉस्ट आएगी। तो ये हर आपका लोन जो होता है या हर आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है उसके अगेंस्ट बैंक वेट लगाती है, रिस्क वेट लगाती है एज पर बेसल नॉर्म्स, और उसके बेसिस पे रिस्क वेट अराइव करती है बैंक। और आप कैपिटल जो हमने पहले डिस्कस किया था, इक्विटी प्लस टियर 1 कैपिटल, वो टॉप पे डालोगे और न्यूमरेटर में वो डालोगे, और डिनोमिनेटर में आप अगर रिस्क वेटेड एसेट्स डालोगे तो वो उसको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है कैपिटल एडिक्वेसी में रिस्क वेटेड एसेट्स में क्रेडिट रिस्क का भी एसेट्स आते हैं, इंटरेस्ट रेट के भी आते हैं और ऑपरेशनल रिस्क के भी आते हैं, बट वो समझाने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई इसको करना चाहूँ तो लेट अस अज्यूम मेरी इक्विटी कैपिटल प्लस टियर 1 20 रुपए है और मैंने टोटल बाजार में 80 रुपए का लोन दिया हुआ है। हाँ, तो ब्रॉडली मेरी लेवरेज अभी 4 टाइम्स है। हाँ, तो मेरी 20% कैपिटल एडिक्वेसी। हाँ, तो बैंक्स की कैपिटल एडिक्वेसी 10% से टिपिकली ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है और जनरली 12-13% होती है। बट ये जो एसेट्स होते हैं ना, अगर आपने बहुत ज्यादा रिलायंस को दे दिया, अगर आप सोच लीजिए रिलायंस को आपने सारी लोन रिलायंस को दे दी, सारी लोन रिलायंस को दे दी, तो आपकी 80 रुपए की लोन जो है उसकी रिस्क वेट सिर्फ 16 रुपए आएगी, तो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी
120% हो जाएगी इन दिस एग्जाम्पल। तो गया। आप 400 रुपए की भी लोन रिलायंस को दोगे तो भी आपकी रिस्क वेट 80 आएगी। हाँ, लेकिन उसमें फिर पैसे नहीं बनेंगे क्योंकि रिलायंस पैसे नहीं बनेंगे, तो वो भी अलग बात है। बट बिल्कुल, फंडामेंटली रिस्क वेटेड एसेट जो होते हैं ये इसको क्वालिटी ऑफ एसेट से वे किया जाता है। तो कभी कभी बैंक की लेवरेज जो होती है वो 20 टाइम भी हो सकती है अगर बैंक ने, सो इफ यू लुक एट लेवरेज, जो अगर आपको वर्ड यूज करना है तो बैलेंस शीट साइज डिवाइडेड बाय टियर 1 एसेट्स, अगर आप वो लेवरेज समझ रहे हो तो वो लेवरेज 20 टाइम भी हो सकती है, बट आपकी कैपिटल एडिक्वेसी 13 या 14% भी हो सकती है। बिल्कुल, तो वो कैपिटल एडिक्वेसी इज अ नंबर व्हिच इज मोर मैथमेटिकल एंड लेवरेज इज क्वाइट सिंपल, यू कैन सिट एंड कंप्यूट इट ऑन द computer quite easily. Correct. But in case of capital adequacy there is a computation which is quite detailed, which is prepared, जो बैंक प्रिपेयर करती है और वो कैपिटल एडिक्वेसी कहलाती है। ठीक है, एक और इससे लीडिंग सवाल मेरा है कि वी ऑफ्टन यूज अ टर्म कॉल ALM। मैं प्रेफर करता हूँ ऐसे बैंक में इन्वेस्ट करना जो बोरो लॉन्ग करता है, कि जो अपनी बोरोइंग प्रोफाइल से 5 साल 10 साल की है लेकिन उधार सिर्फ शॉर्ट टर्म देता है 1 या 2 साल। सो आई विल प्रेफर कि लॉन्ग बोरो करो और शॉर्ट लेंड करो। लेकिन टिपिकली बैंक्स क्या करते हैं कि बोरो शॉर्ट करके लेंड लॉन्ग करते हैं। तो आप ये पहले कॉन्सेप्ट समझाइए कि जो ALM होता है इस चीज़ में एज अ बैंकर आप लोग क्यों फोकस करते हैं और ये क्यों दिस लेड टू द SVB क्राइसिस। तो ये जो है ALM जो आप प्रेफर करते हो वो शायद मुश्किल होगा, क्योंकि क्या होता है कि लॉन्ग टेनोर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। अगर आप 10 साल का लोन ले रहे हो या 10 साल की डिपॉजिट भी डाल रहे हो तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है और छोटे टेनोर के डिपॉजिट में कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर आप भी जाओगे अपने बैंक में तो वो 90 दिन का डिपॉजिट शायद 6-6.5% देगा और 5 साल के डिपॉजिट को आपको 9% दे देगा। बिल्कुल। तो ये इसकी वजह से बैंक्स भी यही प्रेफर करते हैं कि शॉर्ट में बोरो करो और लॉन्ग में। तो जो बैंक्स हर कंट्री में होते हैं वो ALM रिस्क assume करते हैं। Absolutely. They borrow short and lend long, but they also have certain ways to manage it. तो हर बैंक में क्या होता है कि जो होता है ये स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी स्टेटमेंट करके एक बनाया जाता है। अच्छा। तो हर बैंक में क्या करते हैं कि, और ये बैंक हर 15 दिन में RBI को सबमिट भी करते हैं ये डेटा, कि आपका 0 to 7 डे का एक बकेट होगा, फिर 7 से 15 दिन का एक बकेट होगा और फिर 15 से 30 दिन वगैरह ऐसे बकेट्स होंगे, और फिर 3 से 5 साल का बकेट होगा और 5 साल के बियॉन्ड के बकेट्स होंगे। और ये बकेट में हर कोई डिपॉजिट्स, हर कोई एसेट्स, मतलब लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, इसको प्लॉट किया जाएगा। और हर बकेट में कैप्स रहते हैं। तो सपोज आपके फर्स्ट 7 दिन में अगर आपको लायबिलिटीज हैं, सपोज आपके डिपॉजिट्स ड्यू हो रहे हैं 7 दिन में, तो आपके पास एसेट्स उससे ज्यादा होने चाहिए। अच्छा। और ये RBI की गाइडलाइंस में भी आते हैं और ग्लोबल गाइडलाइंस में भी आते हैं। तो इसमें जो है अभी एक नया टर्म कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कुछ सालों पहले जो कहता है LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो इसमें क्या होता है कि पहले 30 दिनों में आपके कितने डिपॉजिट्स और बोरोइंग्स ड्यू है उसका टोटल क्वांटिटी लेते हैं और उससे ज्यादा एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए। अच्छा। तो इधर आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होने चाहिए या शॉर्ट टर्म लोन ड्यूज होने चाहिए जो उससे ज्यादा होने चाहिए, और कैश भी उसमें गिना जाता है। सो अगले 30 दिन में मेरा एस्टिमेट है कि मुझे जितने पैसे वापस करने हैं उसके अगेंस्ट उतने एसेट होने चाहिए कि मैं बेच के उससे ज्यादा होने चाहिए। तो ये LCR इसका रेशियो है। ठीक है। तो ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है रेशियो। तो ये 2 रेशियोज मेरे को जस्ट कॉन्सेप्चुअली समझाना था यूजर्स को कि या व्यूअर्स को कि कैसे ये रेशियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर आप क्राइसिस देखोगे तो लास्ट 3 अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस जो है, ये मैं 3 क्लासिफिकेशन देता हूँ और ये प्रेजेंटेशन में भी है। ठीक है। 1980 और 90 के दशक में एक सेविंग एंड लोन क्राइसिस हुआ था। हाँ। और ये शायद काफी यूजर्स को ये मालूम नहीं होगा, बट इसमें क्या हुआ था कि 1970 के दशक में ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ गए थे और वो तेल के प्राइसेस बढ़ गए थे। इसके लिए अमेरिका में बहुत इन्फ्लेशन आई थी, उसको स्टैगफ्लेशन भी कहते हैं।
और तभी उधर के एक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन होते थे पॉल वॉकर करके, और पॉल वॉकर ने एक टफ डिसीजन लिया था कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई करके रखा था ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए। बिल्कुल। तो ये जब भी हाई करके रखा था तो काफी बैंक्स जो थे जिन्होंने लेंडिंग की थी और वो लोन्स कम रेट पे दिए थे, वैसे बैंक्स काफी बैंकरप्ट हो गए थे। हाँ। तो इसको SNL सेविंग एंड लोन क्राइसिस कहते हैं। तो SNL क्राइसिस इसका ये होता है, और इसमें लगभग 160 बैंक 1300 बैंक 1040 बैंक लगभग बेली अप हुई थी, और 160 बिलियन डॉलर के एसेट्स उस जमाने में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत पैसा। अभी वो छोटे लगने लगे हैं क्योंकि काफी अमेरिकन बैंक्स, तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड इट वाज अ लार्ज क्राइसिस। और इसमें मेजर इशू ये था कि इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए थे, और इंटरेस्ट रेट्स हाई होने की वजह से बैंक्स को ज्यादा अपने डिपॉजिट्स पे ज्यादा पैसे देने लग रहे थे, और उनके लोन्स जो लॉन्ग डेटेड थे वो लॉन्ग डेटेड लोन्स की यील्ड कम आ रही थी, तो बैंक्स बेसिकली स्टार्टेड लूजिंग मनी, एंड दैट वाज द क्राइसिस। फिर आप 2007-8 के क्राइसिस में आई, और तब मैं न्यूयॉर्क में भी पढ़ रहा था, तो मुझे काफी इससे काफी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। और इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि बैंकों ने काफी मॉर्गेजेस पे लेंडिंग की थी, और काफी एसेट बबल हो गया था रियल एस्टेट में अमेरिका में। और वो एसेट बबल में क्या हुआ था कि काफी एक्सोटिक डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट हुए थे, और उसमें काफी बड़े बड़े बैंक कोलैप्स हुए थे। एक बैंक का नाम था लीमन ब्रदर्स, ऑफ कोर्स। उसमें लगभग लीमन ब्रदर्स की एसेट लगभग $700 बिलियन की थी, और उसके अलावा और काफी बैंक्स भी इसमें क्राइसिस में ये हुए थे। एक तो बेयर स्टर्न्स करके था, वो JP मॉर्गन में मर्ज किया था। मेरिल लिंच था जो बैंक ऑफ अमेरिका में मर्ज किया गया। तो ये काफी बैंक्स बैलेंस शीट स्ट्रेस हो गई थी, तो मर्जर हुए थे। एक AIG करके एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी जिसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने बेल आउट किया था। और थोड़े बैंक्स भी थे, वॉशिंगटन म्यूचुअल करके एक बैंक थी जो अमेरिका में आज भी सबसे बड़ी बैंकरप्सी कहलाती है। उसकी नेट लगभग $380 बिलियन की वो बैंक की बैलेंस शीट थी, तो काफी बड़ी बैंक थी। और काफी छोटे छोटे बैंक भी कोलैप्स हुए थे, और उसमें लगभग 460 बैंकों के आसपास बैंक्स कोलैप्स हुए थे अमेरिका में। बट वो क्राइसिस एक्चुअली इंटरेस्ट रेट क्राइसिस नहीं था, वो एसेट क्वालिटी क्राइसिस था कि लोगों ने खराब लोन दिए थे लोगों को घर खरीदने के लिए। और काफी लोग ऐसे थे कि कोई जो जिनकी इनकम नहीं थी उसको निंजा लोन्स कहते हैं, नो इनकम नो जॉब्स, ऐसे लोन दिए थे, और वो लोन्स के वजह से ये क्राइसिस हुई थी। और ये 2023 की जो क्राइसिस है वो मेरे हिसाब से काफी 1980 के क्राइसिस को रिजेंबल करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी क्या हुआ था कि 2008 के क्राइसिस के बाद फेडरल रिजर्व बैंक ने जो रेट्स रखे हुए हैं, जो अमेरिका की रिजर्व बैंक के इक्विवेलेंट है, उन्होंने जो रेट रखे हुए हैं बोरोइंग रेट, वो लगभग 0 के हिसाब रखे हुए हैं। तो उसके वजह से जब इंटरेस्ट रेट मूव नहीं हुआ तो काफी, एक तो लेंडिंग बबल भी आया था, और दूसरा ये था कि बैंकों ने सोचा ही नहीं था कि रेट ऊपर जाएंगे और इतने जल्दी जाएंगे। और 2020 और 21 में जब भी कोविड हुआ तो US गवर्नमेंट ने लगभग $1.5 ट्रिलियन, और ये लगभग मुश्किल है समझाना कि मतलब 70 लाख, मतलब 12 लाख करोड़ नहीं, उससे बड़ा अमाउंट होता है। हाँ, 12 लाख करोड़ की ये क्या बोलते हैं, बेल आउट पैकेज बनाई थी, जो कि इंडिया का आधा GDP है। हाँ, और 12 लाख करोड़ की बेल आउट पैकेज बनाई थी। और उसकी वजह से क्या हुआ कि एसेट प्राइस में इन्फ्लेशन आ गया, और उसके बाद 2022 अर्ली में जो यूक्रेन वॉर चालू होगा, तो उसके वजह से क्रूड प्राइसेस काफी बढ़े और कमोडिटी प्राइस बढ़े, और इन्फ्लेशन काफी स्ट्रांग हो गई अमेरिका में। अभी भी आज भी देखोगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन जो है अमेरिका के इन्फ्लेशन से कम है,
और ये मैंने कभी अपने लाइफ में देखा नहीं है, बट ये है कम। तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हुआ है, और वो उनकी भी पॉलिसी थी कि वो रशिया से ऑयल नहीं इंपोर्ट करेंगे, सैंक्शन लगा देंगे, और उसकी वजह से ये जो सदमा इकोनॉमी को पहुंचा, उसके वजह से फेडरल रिजर्व बैंक को इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेट्स हाइक बढ़ाने पड़े, और ये रेट्स जो बढ़े हैं उसके वजह से लार्जली ये बैंक की सिमिलर बैलेंस शीट में जो इम्पैक्ट आया है वो बेसिकली 2023 क्राइसिस में आया है। तो ये ALM मिसमैच की ये है। तो अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट कर्व का भी हमने काफी डेटा दिया है। तो ये 10 साल की जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग 2021 के हिसाब से 2022 एंड में लगभग 2% हायर थी। ठीक है। और अगर आप जाके देखोगे कि सिलिकॉन वैली बैंक में अगर आप देखोगे तो इसमें सिलिकॉन वैली बैंक में अगर आप देखोगे तो सिलिकॉन वैली बैंक जो ये सबसे पहली बैंक जो बैंकरप्ट हुई थी लगभग मार्च के अर्ली डेज ऑफ मार्च में हुई थी। ये बैंक में एक्चुअली क्या था कि ये बैंक लोकेटेड थी कैलिफोर्निया में, और ये कैलिफोर्निया में जो था ये स्टार्टअप का बूम चल रहा था, और ये लगभग 40% जो अमेरिका में जितने भी स्टार्टअप है वो 40% स्टार्टअप सिलिकॉन वैली बैंक में ही बैंकिंग कर रहे थे। ठीक है। तो इनकी डिपॉजिट बेस जो थी 2020 में जो थी लगभग $60 बिलियन थी, वो डिपॉजिट बेस बढ़ के लगभग $180 बिलियन हो गई थी। तो ये डिपॉजिट बेस जो बड़ी हुई है वो डिपॉजिट बेस बैंक उतनी लेंड आउट ही नहीं कर पा रहा था। और वो उन्होंने क्या किया कि उनको ऑप्शन था कि उसमें शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाले, और उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा था क्योंकि शॉर्ट टर्म रेट्स ऑलमोस्ट जीरो थे। ठीक है। तो उन्होंने कुछ कमाने के लिए लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज में डाला, जो 10 ईयर गवर्नमेंट ट्रेजरीज जो चल रहे थे वो लगभग 1.6% 1.7% के आसपास चल रहे थे, उसमें डाल दिए। अभी उसमें डालने से क्या होता है कि आप जब भी रेट्स बढ़ते हैं तो आपको उसके लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो उसको बेसिकली ड्यूरेशन कहते हैं। तो ड्यूरेशन जो 10 साल का बॉन्ड का है वो लगभग 9 साल का है। तो अगर 10 साल के बॉन्ड पे अगर 2% बढ़ गए तो आपके बॉन्ड अगर 100 रुपए का है और 2% का लॉस है तो लगभग 18 रुपए आपके लॉस होंगे, क्योंकि 9 साल का ड्यूरेशन है और आपने 2% का लॉस किया। तो ये ड्यूरेशन लंबे ड्यूरेशन का पोर्टफोलियो बन गया था। तो इनकी ड्यूरेशन लगभग 6.5 साल के 6 से 6.5 साल के बीच में थी इनकी ड्यूरेशन। और ये ड्यूरेशन के वजह से जो है जब भी इनकी बैलेंस शीट जो थी 2021 में जो पीक आउट हो गई, उसके बाद 22 में जो स्टार्टअप बूम था वो खत्म हो गया और स्टार्टअप्स ने अपने पैसे विड्रॉ करना चालू किए। जो पैसे विड्रॉ किए तो बैंक की तो डिपॉजिट्स लग गए थे ये लोन, ये लॉन्ग डेटेड बॉन्ड। बिल्कुल। तो बैंक ने इसको सेल करना पड़ा और उसमें लॉस बुकिंग हो गई। तो लास्ट ये साल के बिगिनिंग में 2023 में जब भी उन्होंने लॉसेस बुक किए तो उन्होंने 2.2 बिलियन डॉलर लॉस बुक कर दी जब भी उन्होंने ये बॉन्ड बेचे। और उसके बाद उनका क्या हो गया कि उनको लग रहा था कि उनकी कैपिटल एडिक्वेसी खत्म हो गई है, क्योंकि जो बाकी के भी बॉन्ड्स थे उस पे भी लॉसेस बैठे हुए थे। तो वो इन्वेस्टर्स को उन्होंने अप्रोच किया कैपिटल रेज करने के लिए, और वो बात मार्केट में फैल गई और उसके बाद बैंक पे रन चालू हो गया कि सब लोगों ने डिपॉजिट जल्दी विड्रॉ किए। और फिर फाइनली बैंक ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी एक्चुअल जो नेटवर्थ थी वो नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि उनके लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स पे जो लॉस आए थे वो काफी बड़े हो गए थे। हमारे हिसाब से लगभग 12% ऑफ द कैपिटल इरोड हो गया था उसमें। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक का केस है। अगर आप तो 3 बैंक मतलब बैंकरप्ट हो चुकी है। दूसरी एक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक करके थी। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में ये केस था कि फर्स्ट रिपब्लिक के जो डिपॉजिटर्स और बोरोवर्स थे वो बड़े HNI किस्म के थे, तो हाई नेटवर्थ के थे। और वो वैसे बोरोवर्स जो होते हैं वो बोरो एकदम लो रेट पे करते हैं और डिपॉजिट डालते हैं तो वो ढूंढ के डालते हैं और कहाँ ज्यादा पैसा मिलता है। तो उसमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के मार्जिन्स बहुत कम थे
और जब भी 2021-22 में जब भी डिपॉजिट्स बढ़े और 23 में जब भी रेट्स बढ़ गए तो डिपॉजिटर्स ने काफ़ी विड्रॉल्स की और उसके वजह से इनके जो एसेट्स पड़े हुए थे वो लिक्विडेट भी करने पड़े और उनके पास जो मार्जिन्स थी वो बहुत श्रिंक हो गई थी। तो ये बैंक के सिलिकॉन वैली की तरह ही है बट थोड़े अलग है इन द सेंस दैट यहाँ पे मार्जिन्स ही कम थे, इसके वजह से उनका मार्जिन कंप्रेशन हो गया था। तो हमारे हिसाब से इसकी मार्जिन बहुत कम हो गई थी, इनफैक्ट नेगेटिव हो गई थी, तो उनकी नेटवर्थ पोटेंशियली नेगेटिव हो गई थी। तो उनकी भी यही हालत हो गई कि वो बैंकरप्ट हुए थे। और तीसरी बैंक है सिग्नेचर बैंक। ये सिग्नेचर बैंक थोड़ी अलग थी। सिग्नेचर बैंक पे पहले ही जो फेडरल रिजर्व बैंक थी वो थोड़ी नाराज थी क्योंकि उनकी गवर्नेंस थोड़ी अच्छी नहीं थी और उनके फिर क्रिप्टो करेंसी के काफी डिपॉजिट्स थे। तो जो एलामेडा रिसर्च, FTX वगैरह वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी के जो बैंक्स और एक्सचेंजेस थे उनके पैसे इनमें लगे हुए थे। तो वो जब भी बैंकरप्ट हुए तो उसके विड्रॉल्स करनी पड़ी, तो वो भी लॉसेस आ गए। तो तीनों बैंक की स्टोरी सिमिलर है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से डिपॉजिटर ने पैसा विड्रॉ किया और फिर इनके लॉसेस बुक करने पड़े और निकल गए। सो दिस इज नॉट एसेट क्वालिटी इशू, इट्स मोर ऑफ अ इंटरेस्ट रेट लायबिलिटी इशू विच इज देयर। तो इंडियन बैंक्स में ये थोड़ा अलग है। पहले तो इंडियन बैंक्स की जो स्टोरी है ये अगर आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में काफी कभी भी लो नहीं थे। बिल्कुल। तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स लगभग 5.5, 6, 7% थे और ये एक आध साल में लगभग 2-2.5% इंक्रीज हुए हैं रेट्स, बट इतना नहीं हुआ है कि 0 से जाके 7-8% हुए। इंडिया में 5-6 से लेके 8-9 के आसपास हुए। तो ये रेट्स बहुत ज्यादा मूव नहीं हुए। तो इसके वजह से ये जो क्राइसिस जो यूएस में था वो इंडिया में नेसेसरली नहीं आएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडियन बैंक के बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें ALM गैप्स इतने बड़े नहीं है जितने वो बैंक्स में। और तीसरी बात है कि इंडियन डिपॉजिटर्स ऐसे विड्रॉ, हमारी जो स्टेबल एसेट बेस है जो काफ़ी PSU बैंक्स है उसमें काफ़ी नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़े बड़े जो बैंक्स हैं हमारे उनकी रेशियोज अच्छे हैं और कैपिटल एडिक्वेसी भी खैर बहुत अच्छी है हमारे बैंकों में। और ये डेटा भी हमने प्रोवाइड किया है हमारे प्रेजेंटेशन में। तो हमारे हिसाब से इंडिया में इसका इतना प्रभाव नहीं है। और हमने थोड़ा और भी कंपैरिजन दिया है भारत और अमेरिका के बैंकों से। और हमारे जो रेगुलेटर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है। हमारे रेगुलेटर जो है वो बैंकों को विजिट करते हैं, उनको इंस्पेक्शन काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। तो इसके वजह से हमारे जो बैंक रेगुलेशंस है वो अच्छे हैं और हमारी कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी अच्छी है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से मेरे हिसाब से भारतीय बैंकों में इतना मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई प्रभाव बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसा अपराजित ने कहा कि एटलीस्ट हमारे बैंक को लेके आप बेफिक्र रहें कि अचानक अगर बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे हमारे बैंक में कोई क्राइसिस नहीं आएगी, क्योंकि पहला इन्होंने कहा कि RBI स्ट्रिक्ट है, हमारे डिपॉजिटर्स इस तरह अचानक पैसे नहीं निकालते हैं और SLR CRR जैसी चीज़ें हैं जिसके कारण बैंकिंग सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रांग रहता है। और फाइनली एक और चीज़ अपराजित ने कही कि हमारे बैंक इतना स्ट्रांग ALM मिसमैच नहीं कैरी करते हैं। तो जो क्राइसिस US में हुई है वो हमारे बैंकों में नहीं होगी। पॉइंट वेरी वेल टेकन अपराजित। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन अपराजित के साथ। इनका भी एक चैनल सून आने वाला है तो आप काइंडली सब्सक्राइब करना इनके चैनल के लिए। चैनल का नाम है वरीनियम इनसाइट्स। इट्स अ न्यू चैनल, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको। तो थैंक यू अपराजित, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इनसाइट्स मिली हैं एंड होपफुली आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने मिला है। तो बस इंडिया का ज़माना आ गया है। एज आई सेड, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ, abundance and optimism. That's the country we live in and we are going to have a wonderful few decades of investing and making money. Thanks.